हेलो जी। हेलो बच्चों, कैसे हो आप? स्वागत है आपका एक और रिवीजन वीडियो में। सीए इंटर जीएसटी हमारे पास आज है। पेमेंट ऑफ टैक्स, ये सीए इंटर और सीए फाइनल दोनों में रिलेवेंट रहेगा। आइए जी, स्टार्ट करते हैं फटाफट इस चैप्टर से। दो सेक्शन कुल मिलाकर के हमें पढ़ने हैं दोस्तों इसमें। सेक्शन नंबर 49 और सेक्शन नंबर 50। सेक्शन नंबर 49 इज पेमेंट ऑफ टैक्स। पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी एंड अदर अमाउंट। ठीक है जी। और सेक्शन 50 में बताता है कि उस पे इंटरेस्ट कितना लगेगा अगर हम पेमेंट डिले करते हैं तो। आइए, सेक्शन 49, पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी एंड अदर अमाउंट्स। सेक्शन 49 का सबसेक्शन 1 कहता है एवरी डिपॉजिट मेड टुवर्ड्स टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी और एनी अदर अमाउंट बाय अ पर्सन बाय नेट बैंकिंग, डेबिट क्रेडिट कार्ड, एनईएफटी, आरटीजीएस or any such other mode and subject to such condition and restriction as may be prescribed, ठीक है, shall be credited to the electronic credit ledger, electronic cash ledger of such person to be maintained in the such manner as may be prescribed। मैं आपको बताता हूँ गवर्नमेंट ने बेसिकली क्या करा। बेसिकली ये वैसे तो रिवीजन है, मेरे को इन डेप्थ नहीं बताना चाहिए, फिर मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा आपको लिंकअप करके चलूं। गवर्नमेंट ने आपके 3 लेजर क्रिएट करे। लेजर वही समझ लीजिए जैसे आप अकाउंट्स में पढ़ते हैं किसी के खाते, तो उसमें एक आपका कैश लेजर बनाया, फिर आपका एक क्रेडिट लेजर बनाया, एक आपका लायबिलिटी लेजर बनाया। आइए जी, लायबिलिटी लेजर। ठीक है, रुको मैं एक नई वो बना लेता हूँ पीडीएफ इसके अंदर। यहाँ से ऐसे, इसके बाद जाके प्लस। चलिए जी, आइए आइए, देखिए नीचे जगह थी क्या हमारे पास? चलो कोई नहीं, यही लिख देते हैं। 3 आपके लेजर बनाए गए। ठीक है जी। पहला आपका बनाया गया लायबिलिटी लेजर, लायबिलिटी लेजर। फिर दूसरा आपका बनाया गया कैश लेजर, तीसरा आपका बनाया गया क्रेडिट लेजर। ये 3 आपको लेजर प्रोवाइड करे गए आपको, इन द सेंस जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है ऑन द जीएसटी पोर्टल। लाइबिलिटी मतलब जिस जो आपकी लाइबिलिटी पूरे मंथ में आप सेल्फ असेसमेंट बेस पर डिटेल डालोगे, उसके बेस पे जो आपकी लाइबिलिटी बनेगी वो आप यहाँ पर लिखोगे। लेट से आपकी 200 रुपए की लाइबिलिटी बन रही है। कैश इज बेसिकली व्हाट यू पे थ्रू द बैंकिंग चैनल, व्हाट यू पे थ्रू द बैंकिंग चैनल, चाहे फिर वो एनईएफटी हो, आरटीजीएस हो, इंटरनेट बैंकिंग हो, चाहे फिर आप कैश ही क्यों ना डिपॉजिट करें, तो वो जो आपके यहाँ से कैश जा रहा है। क्रेडिट लेजर इज बेसिकली दैट इज योर आईटीसी का जो बैलेंस, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये वर्ड आपने सुन रखा है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, कि आपने किसी को पे किया, उसने आपके जीएसटी या 2B में रिफ्लेक्ट करवाया, वहां से आपने क्लेम करा वो जीएसटी, दैट इज योर क्रेडिट लेजर। चलिए आइए वापस चलते हैं हम, कहाँ हमने शुरू किया था। हाँ जी, उसने बताया कि ये सारे मूड से आप डालोगे अगर पैसा, तो वो सारा का सारा आपके कहाँ क्रेडिट होगा? दैट विल बी क्रेडिटेड इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। आइए, द इनपुट टैक्स क्रेडिट as self-assessed in the return as for a registered person shall be credited to electronic credit ledger। ठीक है जी, हो सकता है आपसे एमसीक्यू में पूछ ले, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे एक बार। द अमाउंट अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, कैश लेजर में जो अमाउंट अवेलेबल होगा मे बी यूज फॉर मेकिंग एनी पेमेंट। एनी पेमेंट मतलब किसी भी टाइप की पेमेंट हो सकती है, टैक्स की, इंटरेस्ट की, पेनल्टी की, फीस की और एनी अदर अमाउंट की। यानी कि अगर मेरे को इनमें से किसी की भी पेमेंट करनी है तो मैं उसे किससे कर सकता हूँ? कैश से। बट याद रखिएगा, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पैसा पड़ा है तो उससे आप कोई भी फीस, कोई भी पेनल्टी नहीं पे कर सकते। The provision of this act or the rules made thereunder is as such in such manner, subject to such condition and within such time as prescribed। चलिए आइए, the amount available in the electronic credit ledger may be used for making any payment toward output tax under this act और अंडर आईजीएसटी एक्ट। दिस एक्ट से इसका मतलब क्या है? यहाँ पर दिस एक्ट क्यों बोलता है? क्योंकि हम सीजीएसटी एक्ट पढ़ रहे हैं इसलिए वो दिस एक्ट लिखता है। सीजीएसटी एक्ट पढ़ रहे हैं इसलिए वो दिस एक्ट लिखता है। वो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से जो है आप सीजीएसटी एक्ट में पेमेंट कर सकते हो, आईजीएसटी एक्ट में पेमेंट कर सकते हो, सीजीएसटी या फिर एसजीएसटी जो भी मर्जी आप बोलो, एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन इन सच में टाइम एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अच्छा, सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स को हम नीचे अभी डिस्कस करेंगे। द बैलेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जो बैलेंस होगा और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो बैलेंस होगा आफ्टर
after payment of tax, interest, penalty, fees or other payable under this act or rules made there may be refunded. Refunded कौन सा हो रहा है? Refunded कौन सा हो रहा है? कैश लेजर और क्रेडिट लेजर दोनों का। इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 54, सेक्शन 54 के अंदर कुछ मेथड बताए गए हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको रिफंड इनिशिएट करा सकते हैं आप अपने लिए। All liability of a taxable person under this act shall be recorded and maintained in an electronic liability ledger. उस पर्सन की क्या लाइबिलिटी थी, कितनी उसने पे कर दी, वो सारी कहाँ मेंटेन होगी? वो सारी मेंटेन होगी आपकी इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर में। Every taxable person shall discharge his tax and other due under this act. The rules made thereunder in the following order. In the following order. अब यहाँ पर वो कह रहा है कि अगर आपको टैक्स पे करना है या आपको कोई भी अमाउंट पे करना है इस एक्ट के अंदर, तो उसका सीक्वेंस क्या रहेगा? सबसे पहले आप सेल्फ असेस टैक्स पे करोगे एंड अदर ड्यूज रिलेटेड टू रिटर्न, ठीक है जी, ऑफ प्रीवियस टैक्स पीरियड। फिर आप सेल्फ असेस टैक्स पे करोगे करंट टैक्स पीरियड का, ठीक है जी। उसके बाद एनी अदर अमाउंट पेबल अंडर दिस एक्ट, यानी कि ये क्या है मैं आपको समझाता हूं। देखो इधर देखो, मान के चलो आपने पिछले 4 महीने की रिटर्न नहीं भरी, करंट मंथ में आप रिटर्न भर रहे हो, ठीक है। 4 महीने की रिटर्न नहीं भरी, करंट मंथ में आप रिटर्न भर रहे हो और आप टोटल 1 लाख रुपए का चालान भरते हो, ठीक है। और आपकी लाइबिलिटी यहां पर थी, मान के चलो 70,000 और यहां पर थी आपकी 1,50,000। ये हम मान लेते हैं आपने 1 लाख रुपए का चालान भरा, तो गवर्नमेंट कहती है कि ये मान लिया जाएगा कि 1 लाख का मतलब है सबसे पहले आपने ये वाली लाइबिलिटी पे करी है 70,000 और यहाँ पर सिर्फ आपने 30,000 पे किया है और यहाँ पर आपका 1.2 लाख अभी भी ड्यू है। आप ये नहीं बोल सकते कि सर ये 1.5 लाख में से मैंने 1 लाख करा, मैं पिछले वाला मैंने अभी नहीं भरा। नहीं, हम ये मान लेंगे कि आपने 70,000 ये 4 महीने का ही पहले पे किया है। आइए देखिए, सेल्फ असेस टैक्स एंड अदर ड्यू रिलेटेड टू रिटर्न ऑफ प्रीवियस टैक्स पीरियड, उसके बाद फिर करंट टैक्स पीरियड और उसके बाद एनी अमाउंट पेवर, या फिर अगर उसके बाद कोई पेनल्टी कुछ फीस है तो वो सबसे एंड में आपकी सेट ऑफ होगी। सबसे पहले आपका सबसे प्रीवियस ईयर का टैक्स, सॉरी प्रीवियस पीरियड का टैक्स। एवरी पर्सन हु हैज पेड द टैक्स ऑन गुड्स और सर्विस और बोथ अंडर दिस एक्ट shall unless the contrary is proved by him deemed to have passed on the full incidence of such tax to the recipient of the goods or service or both। हम ये मानेंगे कि आपने जब सामने वाले से टैक्स लिया था, ये आपने आगे इंसिडेंटल के तौर पे पास ऑन कर दिया है अंटिल अंटिल कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठता। तो आइए 10th सबसेक्शन 10, a registered person may on the common portal मतलब जीएसटी पोर्टल ट्रांसफर एनी अमाउंट ऑफ टैक्स, ट्रांसफर कहाँ ट्रांसफर अभी पढ़ते हैं, एनी अमाउंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी फीस और एनी अदर अमाउंट अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। कैश लेजर के अंदर जो भी अमाउंट अवेलेबल है टू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर फॉर आईजीएसटी टैक्स, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और सेस। यानी कि वो कह रहा है कि आप आपस में ट्रांसफर अमाउंट कर सकते हो इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। याद रखिएगा, ये फैसिलिटी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अवेलेबल नहीं है। यानी कि देखो इधर देखो, अगर आपने एक चालान पे कर दिया, जो आपने आईजीएसटी हेड में 1 लाख रुपए का पे कर दिया, ठीक है, 1 लाख रुपए का पे कर दिया आईजीएसटी हेड में चालान। अब आपकी सीजीएसटी में लाइबिलिटी है 50,000 रुपए, एसजीएसटी में है 50,000 रुपए। तो वो कह रहा है कि आप आपके पास पैसा आईजीएसटी में है तो आप इसको सी और एस में ट्रांसफर कर सकते हो। 1 लाख को, यानी कि 1 लाख आई में से निकालोगे, सी में डाल दोगे, एस में डाल दोगे 50, सॉरी 1 लाख वहां से निकालोगे, 50 सी में डालोगे, 50 एस में डालोगे। लेकिन अगर ये केस इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का होता और आपके आईजीएसटी में 1 लाख पड़ा होता, तो उस केस में आप ऐसे स्विच ऑन नहीं कर सकते हो। हालांकि सेट ऑफ अलाउड है, लेकिन वो सेट ऑफ का रूल है, आप ये नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं कहूं कि यहाँ पर अगर आपके पास एसजीएसटी में पैसा होता, एसजीएसटी में, तो क्या आप सी और आई में डाल सकते थे? जी हाँ सर, कैश लेजर के केस में आप डाल सकते थे, लेकिन आप क्रेडिट लेजर के केस में नहीं डाल सकते हो। आइए, IGST tax, CGST, a distinct person of a distinct or as specified in subsection 4 as the case may be subsection 5 or subsection 25 in such form and manner and subject to such condition restriction as may be prescribed, and such transfer shall be deemed to be a refund from the electronic cash ledger under this act, provided that आइए प्रोवाइजो पढ़ते हैं।
नो सच ट्रांसफर अंडर क्लॉज बी shall be allowed if the said registered person has any unpaid liability। अगर आपकी unpaid liability है तो उस केस में आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर, ये आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये दोबारा कॉपी पेस्ट हो गया, छोड़ दीजिए अब इसको। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग, इसके बाद तो यही वाला है काउंसिल वाला। आइए आइए हम लेजर के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हम तीन लेजर के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ना शुरू करेंगे इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के बारे में। द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर कंटेन्स अ समरी। इसमें क्या होता है, आपकी समरी होती है ऑल द डिपॉजिट्स पेमेंट्स मेड बाय अ टैक्स पेयर। जितना टैक्स पेयर ने कैश अपने बैंक से, ठीक है, या फिर कैश में जमा कराया है गवर्नमेंट को ऑन द जीएसटी पोर्टल, ठीक है जी। ये सारी की सारी वो हिसाब होता है, समरी होती है। इलेक्ट्रॉनिक कैश मेंटेन ऑन द जीएसटी कॉमन पोर्टल। एनी डिपॉजिट मेड टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फीस और एनी अदर अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। जो भी आप डालते हो वो सारा का सारा हिसाब यहाँ पर प्लस प्लस होता जाता है, ठीक है। एनी डेबिट एनी डेबिट टू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। डेबिट कब होगा, जब आपकी कोई लाइबिलिटी पे ऑफ हो रही होगी। रिप्रेजेंट पेमेंट देयर ऑफ टुवर्ड्स टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फीस और एनी अदर अमाउंट। द डिपॉजिट इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर डिपॉजिट शेल बी मेड थ्रू एनी ऑफ द फॉलोइंग मोड्स, नेमली नेट बैंकिंग, ठीक है जी, नेट बैंकिंग हो गया आपका, यूपीआई, क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स, एनईएफटी और आरटीजीएस, ओवर द काउंटर पेमेंट। अच्छा इधर आइए, ओवर द काउंटर का मतलब आप चालान लेकर के बैंक गए और आपने बोला जी ये रहे मेरे कैश पैसे, इसे जमा कर दो मेरे कहाँ, किस अकाउंट में, जीएसटी के अकाउंट में, ठीक है जी। थ्रू ऑथराइज्ड बैंक फॉर डिपॉजिट अप टू कहाँ तक, 10,000, यानी कि इसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है। अगर आपकी लाइबिलिटी दोस्तों 10,000 तक है तो ही उस केस में आप ओवर द काउंटर वाली फैसिलिटी ले सकते हो। अगर आपकी लाइबिलिटी 10,000 से ज्यादा है तो उस केस में आपको ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। बट इट मे बी नोटेड दैट रिस्ट्रिक्शन फॉर डिपॉजिट अप टू 10,000 पर चलान इन केस ऑफ एन ओवर द काउंटर पेमेंट विल नॉट अप्लाई टू डिपॉजिट मेड बाय। यानी कि ये क्या है, ये है आपकी एक्सेप्शन, ये है आपकी एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब अभी तो हम ऊपर मना कर रहे थे, लेकिन हम यहाँ पर कुछ लोगों को कहेंगे ठीक है आपको अलाउड रहेगा। पहला, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को, ठीक है जी। दूसरा, प्रॉपर ऑफिसर को। तीसरा, प्रॉपर ऑफिसर अदर ऑथराइज अमाउंट कलेक्टेड बाय वे ऑफ कैश चेक और डिमांड ड्राफ्ट ड्यूरिंग एनी इन्वेस्टिगेशन एनफोर्समेंट एक्टिविटी। जब आपके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन या फिर कोई एनफोर्समेंट चल रही है तब हम बोल सकते हैं कैश उठा करके जमा कराओ अपने कैश उसमें, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर दोस्तों। ओके, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 49 ऑफ सीजीएसटी एक्ट प्रोवाइड द सेल्फ असेस्ड इनपुट। सेल्फ असेस्ड इनपुट क्या है दोस्तों, सेल्फ असेस्ड इनपुट है आपका कि आप कुछ भी अमाउंट क्लेम कर सकते हो। जब आपने आईटीसी वाला चैप्टर पढ़ा था तब आपने देखा था कि बहुत सारा अमाउंट आता है, उसमें से हम सोचते हैं, हम दिमाग लगाते हैं कि अच्छा इसका क्लेम लेना है, इसका क्लेम नहीं लेना। एज पर स्पेसिफिक सेक्शन रूल्स जो भी दिए हुए हैं गवर्नमेंट ने सीजीएसटी एक्ट के अंदर, जैसे कि आपका ब्लॉक राइट है सेक्शन 17 सब सेक्शन 5। एक मान के चलो एक टैक्स पेयर की लिस्ट में नंबर ऑफ एंट्रीज आ रही हैं, उसमें से देखा कि अच्छा ये वाला पैसा तो मैंने स्टाफ वेलफेयर के लिए खर्च करा था, मुझे बताओ क्या उसका क्लेम उसे लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। लेकिन क्या वो ले सकता है, जी हाँ दोस्तों वो क्लेम कर सकता है। इसीलिए सेल्फ असेस्ड इनपुट है, यानी कि वो चाहे तो ले सकता है लेकिन बाद में जब पकड़ा जाएगा तो उसे विद इंटरेस्ट रिटर्न करना पड़ेगा ये सारा पैसा। अभी हम उसकी बात भी करेंगे, ठीक है। बताइए सेल्फ असेस्ड इनपुट का मतलब मैंने आपको समझाया। सेल्फ असेस्ड इनपुट का मतलब है कि आप खुद ही अपना असेस कर रहे हो और अपनी नॉलेज के बेस पर क्लेम कर रहे हो, ठीक है जी। बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन शेल बी क्रेडिट टू हिज इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। और वो जितना सारा का सारा है वो अमाउंट जो भी आप वहां पर फीड करोगे वो सारा का सारा आपके क्रेडिट लेजर के अंदर आ जाएगा। नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी फॉर टैक्स लायबिलिटी अंडर आरसीएम। चलिए आइए इंपॉर्टेंट है, समझाता हूं मैं आपको। Under RCM, the amount available in the electronic credit ledger may be used for making any payment towards output tax under CGST और IGST। देखिए यहाँ वो बोल रहा है कि C और I में हो सकता है लेकिन S में नहीं होगा। अभी हम उसे भी समझेंगे कि वो क्रॉस यूटिलाइजेशन क्या है। इट इज pertinent to note that output tax
in relation to taxable person means the tax chargeable under this act or taxable supply of goods or service made by him or by his agent, but exclude tax payable by him on reverse charge basis. But exclude tax payable by him on reverse charge basis. Thus, ITC cannot be utilized for tax payable under reverse charge mechanism. आइए मैं आपको समझाता हूँ ये क्या लिखा हुआ है, आरसीएम वाला केस क्या है। देखिए यहाँ समझाता हूँ। आरसीएम, मेरे पास कुछ सर्विस ऐसी थी जो मेरे को रिवर्स चार्ज में जिसका टैक्स पे करना था, ठीक है। अब मान के चलिए मेरे आईटीसी में लेजर में, ठीक है जी, मेरे पास आईटीसी में बैलेंस है लगभग मान के चलो 1 लाख रुपए का। मेरी आउटपुट लाइबिलिटी है टोटल, मैं अभी टोटल की बात कर रहा हूँ, मैं आपसे अभी पर्टिकुलरली लेजर वाइज बात नहीं कर रहा। आउटपुट मेरी टोटल लाइबिलिटी है इस मंथ की 70,000। मुझे बताइए दोस्तों कि मुझे कैश लेजर से कितना पे करना पड़ेगा। मुझे कैश लेजर से पे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा आउटपुट 70,000 है, आईटीसी यानी कि इनपुट मेरा 30,000 है, ठीक, सॉरी 1 लाख है, तो यानी कि 30,000 मेरा बचा रहेगा, मैं 70,000 यूटिलाइज करके सेट ऑफ कर सकता हूँ। और मैं एजम्पशन ले रहा हूँ कि सारा सेट ऑफ हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब इसके अंदर एक एंट्री ऐसी थी जो इसमें 10,000 रुपए मेरे को आरसीएम में पे करने थे। आप कहोगे सर 70 प्लस 10 80 हुए, आपके पास यहाँ अभी भी 1 लाख का क्लेम है, आईटीसी है, तो अभी भी आपको पे करने की जरूरत नहीं है। गलत, वो यही बोल रहा था। वो कह रहा है कि आप चाहे जो मर्जी करो सर, आपको आपको सर ये 70 तो आप इससे सेट ऑफ कर लोगे, लेकिन ये 10 कैन नॉट बी सेट ऑफ, ये आपको 10 बाय कैश लेजर पे ही करना पड़ेगा, ठीक है जी। अब सुनो, इस केस में होगा क्या, मैं 70,000 मैं 70,000 दोस्तों इससे सेट ऑफ करूंगा अपने क्रेडिट लेजर से, तो मेरा यहाँ पर 70,000 लेस हो जाएगा और यहाँ पर भी 70,000 लेस हो जाएगा, तो मेरी लाइबिलिटी सॉरी जो 70,000 वाली है वो तो 70 वाली माइनस हो जाएगी, लेकिन जो मेरी आरसीएम की लाइबिलिटी है ये मुझे कैश में पे करनी पड़ेगी, यानी कि 10,000 रुपए में कैश लेजर में से माइनस करूंगा, ठीक है जी। तो ये मेरा हो जाएगा जीरो, ये भी हो जाएगा जीरो, मैंने अपनी आउटपुट सारी चुका दी। अब आते हैं इनपुट की बात करते हैं। इनपुट मेरे पास कितना पड़ा हुआ था, इनपुट मेरे पास पड़ा हुआ था आपका 100, ठीक है जी। इस 100 में से 70 मैंने यूटिलाइज कर लिया, कितना बचा 30, लेकिन 10 मैंने कैश लेजर से जो ये पे किया है, पेड थ्रू कैश लेजर, ठीक है, ये तो हो गया अलग। लेकिन ये जो 10 मैंने यहाँ पर आरसीएम में बुक करा है इसका मैं क्रेडिट भी लूंगा आगे, तो यहाँ पर प्लस 10 करूंगा, तो अब मेरा कितना हो गया 40। आप देखेंगे तो नेट इम्पैक्ट आपका वही रहेगा, नेट इम्पैक्ट आपका वही रहेगा। देखिए पहले आपके पास 30 बचता था, ठीक है, अब आपने 10 कैश से जमा कराया यहाँ पर, तो यहाँ पर उसका इम्पैक्ट आ गया 40 हो गया। दैट इज आरसीएम मैकेनिज्म। और आरसीएम में आपको भी यही बोल रहा था कि आपको क्लेम लेना अलाउड नहीं है, but excludes tax payable by him on reverse charge basis. Thus, ITC cannot be utilized for tax payable under RCM. ठीक है जी। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, कमेंट भी कर दो भाई, तबाही मचा दो, तबाही आग लगा देंगे। चलो आओ, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर। Subsection 7 of section 49 enumerates about the third kind of ledger, auto update on common portal, electronic liability ledger. Electronic liability register. While the terms electronic cash ledger and credit ledger are defined in the Act, the electronic liability ledger is not defined. The section laid out that liability of a taxable person will be recorded and maintained in a separate register named electronic liability ledger. हल्का सा है, कोई दिक्कत नहीं है, जाने दो। आओ जी। अच्छा, अब आते हैं जी ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज ऑफ टैक्स एंड अदर ड्यूज। आइए, Subsection 8 prescribe that the chronological order in which the liability of a taxable person has to be discharged. ऐसा नहीं है कि आप लाइबिलिटी किसी भी ऑर्डर में डिस्चार्ज कर सकते हो, देयर इज स्पेसिफिक ऑर्डर जिस ऑर्डर में हम अपनी लाइबिलिटी डिस्चार्ज करेंगे। पहले हमने देखा था कि जो आप टैक्स पे करोगे वो किस पीरियड से यूटिलाइज होगा, सबसे पहले पुराने टैक्स का, फिर उसके बाद करंट टैक्स का, फिर उसके बाद कोई और ड्यूज। अब देखते हैं कि पुराने टैक्स में भी किस चीज का। आइए, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर विल रिफ्लेक्ट द टोटल टैक्स लाइबिलिटी of a taxpayer for a particular tax period. Self-assessed tax and other dues for the previous tax period have to be discharged first. सबसे पहले क्या होगा, previous time का, फिर उसके self-assessed tax and the dues for the current tax period। उसके once these two steps are exhausted, thereafter any other amount payable including the demand determined under section 73, section 74 to be discharged। वो कहना चाह रहा है
वो कहना यहाँ पर आपको ये चाह रहा है कि दोस्तों, मित्रों, मेरे भाइयों, देखो, अगर आपकी कोई लायबिलिटी थी, प्रॉपर ऑफिसर ने आपको कोई डिमांड नोटिस पकड़ाया है सेक्शन 73 का, या कोई पेनल्टी पकड़ाया है, आप ये नहीं कह सकते कि ये ले भाई 1 लाख रुपए पकड़, मेरी पेनल्टी होगी सॉर्ट आउट ना। वो जो 1 लाख रुपए दोगे वो प्रीवियस टैक्स पीरियड का पहले यूटिलाइज होगा, अगर आपकी कोई लायबिलिटी है, फिर उसके बाद करंट टैक्स पीरियड की, फिर उसके बाद आपकी पेनल्टी। यानी कि अगर उसने आज पेनल्टी दे दी, वो पेनल्टी खड़ी रहेगी जब तक आप पूरा पुराना नहीं चुकाते हो। तो आइए, आइए, अब हम एक नए टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। ये है आपका ये है आपका बहुत 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 इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो इस टॉपिक को। देखो, क्या है, गवर्नमेंट ने बताया कि हम यूटिलाइज कैसे करवाएंगे आपका टैक्स। आइए, आईजीएसटी, हालांकि आप ये सारा का सारा चीजें आईटीसी वाले चैप्टर में भी सीखोगे। और जो आपका एक बड़ा क्वेश्चन आता है 8 नंबर का, फर्स्ट क्वेश्चन, उसके अंदर शायद से आपका यही वाला मैंडेटरली यूज हो जाता है ज्यादातर केस में। देखिए, आपके पास अगर आईजीएसटी का क्रेडिट है, आईजीएसटी का क्रेडिट है, तो सबसे पहले वो आईजीएसटी की लायबिलिटी के लिए सेटअप होगा। ठीक है, आपका आईजीएसटी का क्रेडिट सबसे पहले आईजीएसटी के लायबिलिटी के लिए सेटअप होगा, फिर वो सीजीएसटी के लिए सेटअप होगा, फिर वो एसजीएसटी के लिए सेटअप होगा। फिर अगर अब आपका आईजीएसटी पूरा खत्म हो चुका है, अब आप आइए सीजीएसटी पर। सीजीएसटी दोस्तों पहले सीजीएसटी से सेटअप होगा, फिर उसके बाद आईजीएसटी से सेटअप होगा। सीजीएसटी टू एसजीएसटी अलाउड ही नहीं है, नॉट अलाउड, काटा मार लो यहाँ। फिर आते हैं अगले वाले क्रेडिट पर, एसजीएसटी। एसजीएसटी पहले एसजीएसटी से सेटअप होगा, फिर आईजीएसटी से सेटअप होगा। सीजीएसटी से सेटअप अलाउड ही नहीं है। दोबारा बोलता हूँ, दोबारा सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपका आईजीएसटी को मैं मिटा देता हूँ और दोबारा बोलता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। यार मैं यूं क्यों बोलूँ, मैं एक काम करता हूँ ना, इसको टेबल बनाते जाता हूँ, तुम्हें भी याद होगा। आओ आओ आ जाओ, चलो आओ। आईजीएसटी का क्रेडिट, सीजीएसटी का क्रेडिट, एसजीएसटी का क्रेडिट, आईजीएसटी की लायबिलिटी, सीजीएसटी की लायबिलिटी, एसजीएसटी की लायबिलिटी। आइए जी, सबसे पहले आईजीएसटी की लायबिलिटी जो है, सबसे पहले आईजीएसटी का क्रेडिट जो है, ये सारा क्रेडिट है मेरा, और ये सारी की सारी लायबिलिटी है मेरी। ठीक है, आईजीएसटी का क्रेडिट जो है मेरा दोस्तों, सबसे पहले होगा आईजीएसटी से सेट ऑफ, फिर जो बच जाएगा वो सीजीएसटी से सेट ऑफ, फिर जो बच जाएगा वो एसजीएसटी से सेट ऑफ, खत्म। उसके बाद भी अगर बच रहा तो बचे रहने दो ना, तीनों तो हो गए। सी 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 वाला सीजीएसटी, सीजीएसटी सबसे पहले इससे सेटअप होगा, ये 1, इधर भी लिख देता हूँ 1 2 3। लेकिन अच्छा एक चीज बताता हूँ, ये 2 3 नहीं है, आप चाहे तो जिस मर्जी ऑर्डर में कर लीजिए, आई को कोई फर्क नहीं पड़ता, आई सबका दोस्त है। आई टू को भी, आई एस को भी दे सकता है, सी को भी दे सकता है, मैंने लिख के रख लिया है बस। अगर देखिए एग्जाम में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आए जहां पर उसने पहले इसे सेट ऑफ कर दिया हो और बाद में इसे कर रहा हो, तो कोई झगड़े की बात नहीं है, चल जाता है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही अलाउड है। सी पहले सी से होगा, फिर आई से होगा, यहां तो पॉसिबल ही नहीं है। एस पहले एस से होगा, फिर आई से होगा, सी से तो पॉसिबल ही नहीं है। ये आपका मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी है, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए आइए जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये सारा का सारा जो मैंने आपको हिंदी में बोला, वो सब कुछ इंग्लिश में लिखा है। आप चाहें तो अपनी इंग्लिश के लिए इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, आइए। हालांकि ये सिर्फ प्रैक्टिकली काम आएगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में लिखना नहीं होगा। पेमेंट्स बाय चालान। आइए जी, चालान के बारे में समझे। हम गवर्नमेंट को कैसे पेमेंट करेंगे, हम करेंगे चालान के थ्रू पेमेंट। तो चालान किस किस टाइप के हैं, व्हाट इज, इसके अंदर सबसे पहले आता है सीपिन। सीपिन स्टैंड्स फॉर कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर। सर क्या ये हमें याद करके जाना है, याद कर लेना। सर क्यों बोल रहे हो, क्योंकि ये कई बार एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। और वो एमसीक्यू का मतलब है वो दोस्तों, अगर आपने पढ़ लिया अच्छे से, तो 2 नंबर फ्री के, 2 नंबर फ्री के। और इंटर में मेरे को लगता है कि बच्चा ये 2 नंबर फ्री के बहुत अच्छे से समझता है। जस्ट अ मिनट दोस्तों, मेरे पीसी की बैटरी लो, चलो आओ। सिन, सिपिन के बाद हम आ जाते हैं जी सिन पर। अरे 1 मिनट रुको यार, चार्जिंग पे लगा ले।
चलिए जी, आइए, हो गया। चलो चलिए भैया, हम थे सी मिनट पर। मैं आपको कह रहा था कि 2 नंबर आप लोग इंटर लेवल पे नहीं छोड़ना चाहेंगे। मुझे पता है कि 2 नंबर की वैल्यू बहुत ज्यादा है, स्पेशली जब वो पेपर आपका डीटी जैसा हो तो, सॉरी, टैक्सेशन जैसा हो तो। ठीक है, आइए। सिन, सिपिन, सिपिन, सिपिन पहले लेते हैं। इट इज क्रिएटेड फॉर एवरी चालान सक्सेसफुली जनरेटेड। जैसे ही आपका चालान जनरेट होगा तो आपको एक सिन नंबर, सिपिन नंबर मिल जाएगा। बट एक्सपेक्ट इट इज अ 14 डिजिट यूनिक नंबर। आइडेंटिफाई द चालान सीपिन रिमेन्स वैलिड फॉर 15 डेज। ठीक है जी, याद मत करना, बट एटलीस्ट पढ़ के 2-3 बार जाना ज्यादा बेटर है। सिन, सिन की बात करें, चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये 17 डिजिट्स का होता है। ये तब बनता है जब, देखो, जब पोर्टल पे जनरेट हुआ तो सी पिन था, क्योंकि वो सिर्फ पोर्टल पे है। जब 14 डिजिट का नंबर था ये, अब ये 17 डिजिट का हो गया। क्यों? क्योंकि तीन तीन डिजिट्स प्लस 3 डिजिट बैंक कोड जिस बैंक से जनरेट होगा, ठीक है जी, जनरेटेड बाय बैंक, जिस बैंक से जनरेट होगा वो अपने 3 यूनिक डिजिट लगा देगा। देन नाउ इट्स कॉल्ड सिन, चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर। सिन इज जनरेटेड बाय ऑथराइज्ड बैंक आरबीआई व्हेन पेमेंट इज एक्चुअली रिसीव्ड सच ऑथराइज्ड बैंक। आपने चालान जनरेट तो कर लिया लेकिन उसे पे नहीं करा, तब तक उसमें सी पिन रहेगा। जैसे ही वो पे होगा वो सिन नंबर बन जाएगा। आइए जी, बीआरएन, बैंक रेफरेंस नंबर, ये तो सब आपको पता ही है। ट्रांजैक्शन नंबर गिवन बाय द बैंक फॉर पेमेंट अगेंस्ट चालान। EFPB stand for Electronic Focal Point Branch. These are the branches for authorized bank which are authorized to collect payment of GST. Each authorized bank will nominate only one branch as its, सिंपल सा है, ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। ठीक है, पढ़ना हो पढ़ जाना। आओ अदर एस्पेक्ट्स पढ़ा दूं एक बार। चलो अदर एस्पेक्ट्स पढ़ते हैं, फिर हमारा सेक्शन 49 हो जाएगा खत्म। खत्म दोस्तों मित्रों, आइए भाई बहनों, चलो। अदर एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू चालान, एनी पर्सन और अ पर्सन ऑन हिज बिहाफ। आप लोग ये सिर्फ रीड करेंगे, आप लोग ये सिर्फ रीड करेंगे मेरे साथ, मैं जिस स्पीड से रीड करा रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा इतना ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा नहीं। अब हमने मेन चीजें पढ़ ली हैं। एनी पर्सन on his behalf can generate a challan prescribed form PMT 06 on the account portal and enter the detail on the amount to be deposited by him towards tax, interest, fees, penalty and any other amount। वो कह रहा है कि अगर कोई और पर्सन चाहे तो किसी और के अगेंस्ट में भी चालान जनरेट करवा सकता है। ई चालान की वैलिडिटी कितनी रहेगी? 15 डेज की। द कमीशन फॉर मेकिंग पेमेंट्स थ्रू ई चालान हैज टू बी borne by the person making the borne by the person making the payment। यानी कि जो पेमेंट गेटवे चार्ज लगते हैं, जैसे कि अगर कोई पर्सन क्रेडिट कार्ड से पे कर रहा है, तो अगर आपकी लाइबिलिटी 10,000 की है तो उसमें हो सकता है 10,180 रुपए कुछ आ जाए, या 10,135 रुपए कुछ आ जाए, जो क्रेडिट कार्ड के चार्जेस हैं। तो वो यहाँ पर गवर्नमेंट कहना चाह रही है कि वो 135 रुपए क्रेडिट कार्ड यूज करने के कारण चार्जेस जो लग रहे हैं वो आप बेयर करेंगे, गवर्नमेंट नहीं बेयर करेगी। ठीक है जी। The mandate form obtained after making NEFT or IMPS payment has to be submitted to in the bank. Validity of to mandate form is 15 days। अच्छा, on successful credit of the amount आपका एक से नंबर जनरेट होगा जो कि चालान की वैलिडिटी 15 दिन रहेगी। ठीक है। On receipt of SIN collecting bank the said amount is credited into the electronic cash ledger। जैसे ही आप चालान से पेमेंट करोगे और वो SIN आपका जनरेट होगा तो वो सारी की सारी पेमेंट आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और कॉमन पोर्टल विल जनरेट अ रिसिप्ट अप टू दिस इफेक्ट। देखिए, अच्छा, अगर क्या होगा, अगर आपका सिन जनरेट ही नहीं हुआ, आपने पेमेंट कर दी तो उस केस में कैन मेक अ रिप्रेजेंटेशन प्रिस्क्राइब फॉर्म जीएसटी पीएमटी 07 थ्रू द कॉमन पोर्टल और ई गेटवे थ्रू विच द पेमेंट हैज बीन मेड। वहां पर एक ये फॉर्म रेज कर देंगे ताकि उनकी क्वेरी रिजॉल्व हो जाए। फिर द बैंक फेल्स, अगर बैंक फेल हो गया कम्युनिकेट करने में डिटेल्स इन नंबर द कॉमन पोर्टल पे, द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर may be updated on the basis of scroll of the RBI keys in the detail of the said scroll with the detail in challan generated in form GST PMT 06 on the portal। वो कह रहे हैं कि इनकेस अगर बैंक फेल होता है तो उस केस में आरबीआई भी वहां पर क्रेडिट कर देगा। So date of write into the treasury of the SGCG is deemed to be paid on the debit the cash ledger and not the actual date of deposit of the amount in electronic cash ledger of the taxable person। यानी कि वो कह रहे हैं, मान के चलिए आपने एक चालान जमा कराया 19 तारीख को, लेकिन आपके क्रेडिट कैश लेजर के अंदर वो पैसे जो हैं वो 21 तारीख को आए, तो क्या वो आपका लेट डिपॉजिट माना जाएगा? क्या आपसे एक दिन का इंटरेस्ट वसूला जाएगा? नहीं मित्रों, जिस दिन आपने डिपॉजिट कराया है वही आपका डीम्ड मान लिया जाएगा।
आइए जी आइए। इन केस ऑफ डिस्क्रिपेंसी नोटिस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर द रजिस्टर्ड पर्सन शैल कम्युनिकेट द सेम टू ऑफिसर एक्सरसाइजिंग जुडिक्शन। उसे कहीं पर एक कैश लेजर के अंदर कोई दिक्कत लगती है तो एन अनरजिस्टर्ड पर्सन हैज टू मेक पेमेंट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ऑन द बेस ऑफ टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर दैट इज कॉल्ड योर टिन नंबर। टिन नंबर। आइए जी। चलिए इसी के साथ हमारा ये खत्म होता है। अब हम आ जाते हैं सेक्शन नंबर 50 के ऊपर। सेक्शन नंबर 50। चलिए, इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स। ये डिलेड पेमेंट है क्या सर? पहले डिलेड पेमेंट तो समझाओ। डिलेड पेमेंट क्या होता है? डिलेड पेमेंट होता है मित्रों, भाइयों बहनों, जब आपको टैक्स आपकी मान के चलो ड्यू डेट 20th ऑफ दिसंबर है, आपको इस डेट को अपना चालान पे कर देना है मैक्सिमम पिछले मंथ का। फॉर नवंबर 2000, नवंबर मंथ की लाइबिलिटी जो है आपकी, वो आपको 20 दिसंबर तक आपको चालान पे कर देना है। बट आप फेल हो गए, आपने पे नहीं करा। आप फेल हो गए पे करने में, आपने पे नहीं करा। आपने इसे पे करा मान के चलो 30 दिसंबर को, 10 दिन आपने पे नहीं करा है, तो उस केस में आप पे इंटरेस्ट लगेगा डिले करने के लिए पेमेंट ऑफ टैक्स। मान के चलो नवंबर में आपकी 10 लाख की लायबिलिटी थी, 20 दिसंबर को आपने पे करनी थी, बट आपने 30 दिसंबर को पे करी, तो गवर्नमेंट ये मानेगी कि 10 लाख रुपए आपने यूटिलाइज करे अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए। ठीक है, तो उस पे हमें इंटरेस्ट दो। इंटरेस्ट कितना देंगे वो स्पेसिफाई कर रखा है। आइए एक बार पढ़ते हैं। Every person who is liable to pay tax in accordance with the provision of this act or the rules made thereunder, but fails to pay the tax or any part thereof to the government within the period prescribed, shall for the period for which the tax or any part thereof remains unpaid, जो part unpaid रह गया, पे ऑन हिज ओन, मतलब खुद से। गवर्नमेंट नहीं बोलेगी भाई दे, खुद तुम्हें पता होना चाहिए कितना पे करना है, वो हमें पे कर दो चुपचाप से, वरना हम जब निकालेंगे तो फिर सारा कैलकुलेट कर लेंगे। इंटरेस्ट एट सच रेट नॉट एक्सीडिंग 18%। गवर्नमेंट ने क्या बोला? नॉट एक्सीडिंग 18%, यानी कि गवर्नमेंट ने बोला कि 18% इंटरेस्ट आप दोगे हमें। एज मे बी, ये वैसे पर एनम का इंटरेस्ट है, ठीक है। एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल। अच्छा, वो कह रहा है कि 10 लाख पर, हम एग्जांपल लेके चलते हैं, 10 लाख पर 18% इंटरेस्ट दोगे कितने दिन के लिए? 10 दिन के लिए बाबू। 20 दिसंबर को देना था, 30 दिसंबर को दे रहे हो, 10 दिन आपने यूटिलाइज करा, तो 18% पर एनम के हिसाब से मुझे 10 दिन का जो मेरा इंटरेस्ट बनता है गवर्नमेंट कह रही है वो दे दो। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। Provided that the interest on tax payable in respect of supplies made during the tax period and declared in the return for the said period furnished after the due date, furnished after the due date in accordance with the provisions section 39, except where such return is furnished after commencement of any proceeding under section 73 or 74 in respect of the shall be levied on the portion of the tax that is paid by debiting the electronic credit ledger, electronic cash ledger। क्या लिखा है? ये क्या लिखा है इतना सारा कुछ? मैं आपको समझाना शुरू करता हूँ। आइए, हमने कहा था जी ये 10 लाख रुपए की आपकी लायबिलिटी बनती है, 20 लाख रुपए 20 दिसंबर को आपको पे करना है। अब इस केस में लेते हैं कि आपकी नवंबर महीने की जो टैक्स आउटपुट था, वो था आपका मान के चलो, वो था आपका मान के चलो, इसी में एग्जांपल में चेंज करता हूँ। चलो अब नवंबर महीने की आपकी आउटपुट लायबिलिटी थी 15 लाख रुपए। 20 दिसंबर को जब आप अपने अपनी 3B बनाई, सब कुछ कैलकुलेशन करा, तो आपको पता चला अच्छा 8 लाख रुपए तो मेरे आईटीसी में पड़े हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पड़े हैं, तो मुझे 20 दिसंबर को 7 लाख रुपए का कैश से पेमेंट करना पड़ रहा है। 15 लाख रुपए की मेरी लाइबिलिटी थी, 8 लाख रुपए मेरे क्रेडिट लेजर में पड़े हैं, 7 लाख रुपए मेरे को कैश में जमा कराने हैं। तो गवर्नमेंट यहाँ पर कह रही है कि आपकी लाइबिलिटी भले 15 लाख रुपए की थी, पर आपको कैश से कितना जमा कराना था? 7 लाख रुपए। तो आप हमें सिर्फ 7 लाख पर इंटरेस्ट देना, आप 15 लाख पर इंटरेस्ट मत देना। आइए जी, यही कह रहा था। आगे बढ़ते हैं। द इंटरेस्ट अंडर सबसेक्शन 1 shall be calculated in such manner as may be prescribed from the day succeeding the day on which the such tax was due। such tax was due कब हुआ? 20 दिसंबर को ड्यू हुआ। टू बी पेड 20 दिसंबर 21 दिसंबर कह लो, ठीक है। चलो आप where the input tax credit has been wrongly availed। अब मैंने क्या करा? मैंने आईटीसी की रॉन्ग अवेल कर लिया। आओ इधर आओ, कि 8 लाख रुपए करना ही नहीं था मेरे को, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 4 लाख करना था। अब गलती से मैंने क्या करा? मैंने तो गलती से भैया 8 लाख रुपए अवेल कर लिया है। 4 लाख रुपए में फालतू अवेल करके बैठा हूँ। अगर मैं 4 लाख एक्चुअल करता, तो मेरी कितनी लाइबिलिटी होती? मेरी होती 11 लाख रुपए की लाइबिलिटी, पर मैंने 8 लाख अवेल कर लिया गलती से, मेरी लाइबिलिटी 7 लाख निकल के आई है। आइए आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है।
द रजिस्टर्ड पर्सन शैल पे इंटरेस्ट ऑन सच आईटीसी, सच आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड। वो कह रहा है कि भैया अगर आपने ये काम भी कर लिया है तो आप एक काम करो, उस पर हमें 24% इंटरेस्ट दोगे। यानी कि आप हमें ये जो 4 लाख रुपए आपने एक्सेस अवेल कर लिया है ना, ये जो 4 लाख रुपए आपने एक्सेस अवेल करा है, इस पे हमें 24% इंटरेस्ट के साथ वापस करो 4 लाख रुपए हमारा। झूठ बोलते हो, तुम झूठ बोल के ले लेते हो। इसलिए बेटा सीए की जरूरत है ये 3 भी कैलकुलेट करने में, ऐसे नहीं। अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला कि सेल्फ असेस टैक्स बेस पे ले लो, अगर आपने ज्यादा ले लिया 24% इंटरेस्ट लगेगा। as may be notified by the government on such recommendation of the council and interest shall be calculated in such manner as may be prescribed। आइए जी आगे बढ़े। क्लैरिफिकेशन और चार्जिंग इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 53 इन केस ऑफ रॉन्ग अवेलमेंट, इन केस ऑफ रॉन्ग अवेलमेंट। आइए, अभी हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पर क्या था, दो वर्ड में डिफरेंस है। आइए, wrongly availed and utilized, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, wrongly availed of IGST credit and reversal thereof। The issue which arose for consideration are as to, दो इशू थे, पढ़ते हैं। Whether in the case of wrong availment of IGST credit by a registered person and reversal thereof for the calculation of interest under Rule 88B, whether the balance of ITC available in electronic credit ledger under the head of IGST only needs to be considered, or total ITC availed in electronic credit ledger under the head of IGST taken together has to be considered। चलिए, since the amount of ITC availed in ECL electronic credit ledger में जो हमने ITC avail कर लिया under any of the head IGST, CGST, SGST can be utilized for payment of liability of IGST, it is the total ITC has to be considered। ये देखिए, it is the total ITC sorry in ECL under the head IGST is taken together that has to be considered for calculation of interest under Rule 88B and for determining as to whether the balance in ECL has to fall below the amount of wrongly availed ITC of IGST and to what extent the balance of ECL has fallen below and the said amount wrongly availed credit। सर ये क्या बोल गया, समझ नहीं आया। देखो सुनो मेरी बात, वो यहाँ पर बोल रहा है कि इनकेस आपने अगर ज्यादा अवेल कर लिया, ठीक है, पर आपने आईजीएसटी के अंदर ज्यादा अवेल कर लिया, सीजीएसटी एसजीएसटी में नहीं करा, तो क्या आपको सीजीएसटी एक्ट को देखना है? तो इस हिसाब से तो फिर आप बच जाओगे, आप कहोगे हमने तो सी में अवेल ही नहीं करा, मैंने तो सी में अवेल ही नहीं करा, मैंने तो आई में अवेल करा है। नहीं बच सकते, वो कह रहा है हम टोटल देखेंगे, यही कह रहा है वो, ठीक है। आइए, thus in the case where IGST credit has been wrongly availed and subsequently reversed on certain date, आपने claim access करा था, फिर आपने reverse कर दिया, there will not be any interest liability under section 53 if during the time period starting from such availment up to such reversal the balance of ITC in the ECL under the head IGST CGST taken together has never fallen below the amount of such wrongly availed ITC, even if available balance of IGST credit individually falls below the amount of such wrongly availed GST credit। सर ये क्या बोला? ये बोला आपको कि इन केस आपने क्लेम करा, लेट से, आइए इधर आइए, आपकी लाइबिलिटी थी 10 लाख रुपए महीने की, ठीक है। आपने अपना टू बी चेक करा, वहां पर आपको दिख रहा था मान के चलो 14 लाख रुपए का क्रेडिट, ठीक है। और उसमें से 3 लाख रुपए का ऐसा क्रेडिट था जो कि आपने यूज आप नहीं ले सकते, आप क्लेम नहीं कर सकते, गलत क्लेम है, ठीक है। आपने गलती से 14 का 14 क्लेम कर लिया। मुझे बताइए आपने टैक्स कितने का भरा है? आपने सर टैक्स भरा 0 का। लेकिन अगर आप एक्चुअल करते, आपने 3 लाख रुपए क्लेम करा, आपने इस महीने नवंबर के महीने में क्लेम करा है, दिसंबर के महीने में आपको अकल आ गई कि यार ये तो क्लेम करना ही नहीं था, आपने रिवर्स कर दिया। वो पूछ रहा है कि 3 लाख पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। भाई एक बात बताओ, आपने यूटिलाइज कहाँ करा है टैक्स? आपने तो यूटिलाइज ही नहीं करा टैक्स। आपने 3 लाख रुपए क्लेम करा, 3 लाख रुपए रिवर्स कर दिया, आपकी लाइबिलिटी यहाँ पर बन रही थी 0। अगर आप 3 लाख नहीं भी लेते तो आपका ये 11 होता, तब भी आपकी लाइबिलिटी कितनी बनती? 0। तो आपको रिवर्स करना है, बट आपको इंटरेस्ट पे नहीं करना। यही सब है, आप चाहें तो इसे खुद भी पढ़ सकते हैं। आई थिंक इनफ फॉर दिस चैप्टर। एक बार ये रीड आउट कर लेना, ये एज जस्ट आएगा नहीं, वैसे मैं आपको एग्जाम में बता दूं, एग्जाम वाला पोर्शन हमने बहुत डिटेल में कवर कर लिया है। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखिए, पेपर हैं बहुत जल्दी आपके, यू विल बिकम सीए फाइनलिस्ट। और अगर आप सीए फाइनल वाले बच्चे देख रहे हैं तो आप लोग सीए बनने वाले हो यार।
घबराने की जरूरत नहीं है, मेहनत करते रहें, मेहनत का साथ नहीं छोड़ना है। ठीक है जी, थैंक यू, नमस्ते, जय श्री राम।